Info for patient. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Farhan Hamid, General Laparoscopic Surgeon. Currently I am working at DHMC Hospital Lahore. आज हमारे साथ स्टोमा केयर और स्टोमा के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर अफसर अली भट्टी। किसी तारुफ के मुताज नहीं, more than 30 years of experience in general and laparoscopic surgery, and currently he is Head of Department at Doctors Hospital Lahore. Sir, we welcome you. Thank you very much for your quality time, sir. Thank you. सर, स्टोमा के ऊपर कुछ सवालात हैं जो लोग जानना चाहते हैं, तो वो आपसे हम पूछना चाहेंगे। सर, पहले तो ये बताइएगा कि स्टोमा क्या है और इसकी ज़रूरत किसको पेश आती है? स्टोमा जो है ना, ये मेडिकल का वर्ड है और आवाम को समझाने के लिए आंत का कोई हिस्सा, छोटी आंत का या बड़ी आंत का, जब उसको टेम्परेरी या परमानेंट बाहर निकालते हैं ना, स्किन के लेवल पे ले आते हैं, तो उसको स्टोमा कहते हैं। अगर आप छोटी आंत बाहर लेके आएँ उसको कहते हैं इलियोस्टमी, अगर बड़ी आंत लेके आएँ तो उसको कहते हैं कोलोस्टमी। अगर जो यूरिनरी सिस्टम है कि आगे मसाने में खुदा न खास्ता को कैंसर है, तो उसका जो यूरिटर है जो पेशाब लेके नीचे मसाने में आता है, उसको बाहर निकालें तो उसको यूरिट्रास्टमी कहते हैं। यानी सर इसकी फिर तीन किस्में इसकी, इलियोस्टमी, कोलोस्टमी एंड यूरिट्रास्टमी। और समटाइम्स जो खुराक की नाली है उसको ईसोफेगस कहते हैं, उसको नेक में बाहर निकालें तो उसको ईसोफेजास्टमी कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, ये भी फरमाइएगा, लोग पूछना चाहते हैं स्टोमा क्या मुश्किल होता है या आर्जी स्टोमा भी बनाए जाते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी क्या है। स्टोमा तो हम ट्रामा में भी बनाते हैं। लोग पेशेंट एक्सीडेंट से आगे है तो कई दफ़ा आगे वो रिपेयरेबल पार्ट नहीं होता, या पेशेंट शॉक में होता है तो आंत का जो हिस्सा ख़राब है जिसमें खुदा न खास्ता बुलेट लगी हुई है या उसको क्रश हो गया है या उसमें लीक हो रही है और पेशेंट के अंदर वो पेट में सारा फिकल मैटर पड़ा हुआ है, तो पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि जोड़ लगा सके, वो लीक कर जाते हैं, तो उनको हम टेम्परेरीली वहाँ जोड़ लगा के बाहर निकाल देते हैं या उसी एरिया को बाहर निकाल देते हैं। ख़ासकर टाइफाइड में, ठीक हो, लोगों को टाइफाइड होता है, आंत फट जाती है 14वें दिन, उसको आंत के उसी हिस्से को या तो रिपेयर करें, लेकिन उसमें चांस होता है कि लीक होने का दोबारा, तो उसी हिस्से को हम बाहर स्किन पे निकाल देते हैं, उसको कहते हैं कि टेम्परेरी स्टोमा। उसको बाद में जब बीमारी कंट्रोल होती है उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक। और सर, सर्जरी के ज़रिए ये जो स्टोमा होता है, ये क्या इसकी ऑप्शंस क्या हैं, कैसे बनाया जाता है सर? इसके बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो ओपन सर्जरी में आप राइट साइड पे छोटी आंत बाहर निकालेंगे तो उसको क्योंकि उस पार्ट को आइलियम कहते हैं, तो आइलियम को बाहर निकालेंगे तो इलियोस्टमी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट पे बड़ी आंत बाहर निकालें, फ़र्ज़ करोगे उसको रेक्टम का या बड़ी आंत का नीचे कैंसर है, या वहाँ पे एक बीमारी होती है डायवर्टिकुलाइटिस जो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में होती है, अगर वो वहाँ से फट गई आंत और वो फ़ौरन जोड़ लगाने के काबिल नहीं है, तो उसको हम बड़ी आंत को बाहर निकाल के वो हिस्सा बाहर निकाल देते हैं, नीचे वाले को नीचे बंद कर देते हैं, वो बीमार हिस्सा जो ख़राब होता है उसको निकाल के तो बड़ी आंत को बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं हार्टमैन कर दिया जी, कि उसको 2-3 महीने बाद हम रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह जो छोटी आंत है उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी इलियोस्टमी कहते हैं। इलियोस्टमी भी दो टाइप की, एक एंड इलियोस्टमी है, एक लूप इलियोस्टमी है। लूप इलियोस्टमी को दोबारा पेट के अंदर नहीं जाना पड़ता, बाहर से रिपेयर करके अंदर डाल देते हैं 3 महीने बाद, 3 महीने से पहले नहीं कर सकते। और इट ऑल डिपेंड्स के बीमारी की आती, कई दफ़ा परमानेंट होती है। परमानेंट उन केसेज में होती है जब आपने नीचे रिवर्सेबल को पार्ट बचा ही नहीं है, रेक्टम तक, एनल कैनाल तक हर चीज़ ख़राब थी या कैंसर था, वहाँ पे APR कर दिया तो वहाँ से सब कुछ निकल गया है, फिर वो परमानेंट होगी जी। घर पे सर स्टोमा की देखभाल मरीज़ कैसे करे और दिन में तकरीबन स्टोमा बैग कितनी दफ़ा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसकी जो आफ्टर केयर है वो कई बहुत एक्सपेंसिव है, उसको हम इजी और उसको चीपर बना सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं। ख़ासकर जो पुअर लोग होते हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं करते कि हर रोज़ बैग चेंज करें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको क्लीन कैसे करना है जी। जहाँ पे आप बैग लगाए, आप बैग को उतार के उस एरिए के अंदर, अगर इलियोस्टमी बनाइए, क्योंकि जो आइलियम है छोटी आंत, उसमें रतूबतें बड़ी पतली होती हैं और उसमें कुछ ऐसी रतूबतें होती हैं जो स्किन को ख़राब करती हैं, वहाँ रैश करती हैं, रेडनेस होती है और वहाँ से ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। उन ज़ख़मों को अवॉइड करना है, स्किन जो ना प्रोटेक्ट करनी है, तो वहाँ बेरियर क्रीम होती हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, वो लगा सकते हैं, लेकिन उससे लगाने से पहले वो जब लीक करते हैं तो वहाँ पे आप उसको पहले वॉश करें, वार्म वाटर से वॉश करें, स्टीराइल गाज से या साफ़ कपड़े से उसको रगड़ना नहीं है, उसको सिर्फ उसको प्रेस करना है ताकि ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर बेरियर क्रीम लगाएं। और बड़ी एडवांस कुछ चीज़ें आ गई, अडॉप्ट है, जिसमें बेसिकली वो गूंद कतीरा होती है,
गोंद कतीरा की बनी होती है डॉप्ट, वो आप सराउंडिंग में लगाएं तो स्किन प्रोटेक्शन हो जाती है कि वहाँ पे ज़ख्म नहीं बनना चाहिए। दूसरा कि जो बैग आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल स्नगली, अगर स्टोमा का ये साइज़ है तो उस बैग की कटिंग जो है ना वो भी ऐसी इतनी हो, बड़ी ना हो ताकि साइड से लीक ना करे। स्टोमा को स्नगली फिट करें ऑल अराउंड, तो स्किन उसको सिक्रीशंस को एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। जी, ये तो सर आपने फरमा दिया कि स्टोमा के इर्द गिर्द अगर जल्द की जलन हो तो उसको कैसा रोका जा सकता है। अगर स्टोमा की इन्फेक्शन की क्या अलामात हो सकती हैं जो ज़ाहिर हो सकती हैं सर अगर स्टोमा इन्फेक्ट हो जाए? पहले जब स्टोमा बनाते हैं ना पहले दिन, तो उसमें जहाँ से वो बाहर निकालते हैं वो एरिया जो है जी, वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि स्टोमा की जो ब्लड सप्लाई है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाए। ठीक हो। तो फर्स्ट डे जो सर्जन को टेंशन होती है ना वो ये देखता है कि उसका कलर क्या है, उसे कहते हैं शीन। अगर आपकी शीन ठीक है, वो रेड है, तो सर्जन कंफर्टेबल होता है कि जो मैंने बाहर निकाला है ये चलेगा, उसमें ब्लड सप्लाई ठीक है। वरना अगर आपने टाइट निकाला हुआ है बाहर, आपने होल अपर्चर सही नहीं बनाया, उसको सही फिक्स नहीं किया और से बाहर ऐसे फूल की तरह नहीं निकला हुआ, तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, मामूल है कि स्टोमा वक्त के साथ इसकी शक्ल में तब्दीली आ सकती है, बड़ा या छोटा हो सकता है या अंदर भी वापस चला जाता है? जी, इसकी नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि फर्स्ट डे अगर आप ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर तो वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा, फिर ब्लैक भी हो जाता है, फिर वो काम उसने क्या करना है, उसके कंटेंट्स बाहर आने के बजाय पेट में जाना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ एमरजेंसी, यू हैव टू रिवाइज स्टोमा, आपने दोबारा उसको बाहर निकालना पड़ेगा प्रॉपर, और उसका वो प्रॉपर होल बनाएं जिसकी उसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे, वो ऐसा टाइट ना हो कि जिसकी वेसल्स के ऊपर प्रेशर आए, तो वो आपको रिवाइज करना पड़ता है। ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अब फर्स्ट डे अगर अच्छा स्टोमा बनाएंगे तो उसकी ज़िंदगी आसान होगी, सर्जन की भी और पेशेंट की भी। उसके बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पे उस स्टोमा प्रोलैप्स कर सकता है, बहुत ज़्यादा आंत बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ स्टोमा। सेकंड कॉम्प्लिकेशन है कि वो रिट्रैक्ट कर जाता है। अगर आपने निकाला है बाहर, टेंशन में है, बहुत सारे मोटे मरीज़ होते हैं ना जिनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है मिजेंट्री में, और वो उनकी आंत निकालना भी मुसीबत होती है, बाहर बड़ी मुश्किल से निकलती है, उनमें हमेशा पीछे टेंशन होती है, वो अंदर की तरफ आंत खींचती है। तो उसको कोशिश करें कि आप उसको अच्छा मोबिलाइज़ करके बाहर निकालें। फर्स्ट डे मेहनत करनी पड़ती है, तो वो रिट्रैक्शन हो जाए, अंदर जा सकते हैं, उसको भी रिवाइज़ करना पड़ता है। कई दफ़ा वो उसके जहाँ स्टिच किए होते हैं उसके साथ छोटी छोटी इन्फेक्शन हो जाती है, उसे कहते हैं पेरिस्टोमल अब्सेसिस। वो तो इतना बड़ा इशू नहीं, वो स्टिच निकालेंगे, अब्सेसिस ड्रेन हो जाती है। अच्छा, कई दफ़ा स्टोमल अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिट्रैक्शन है, प्रोलैप्स है, पैरास्टोमल हर्निया बन जाती है, कोई जगह वीक हो जाए तो और आंत का हिस्सा जो साइड से स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे ट्रीटेबल हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि स्टोमा के साथ नहाया भी जा सकता है, सफ़र भी किया जा सकता है, मामूलात ज़िंदगी किस हद तक इससे अफेक्ट होती है? देखिए, जो स्टोमा हमारे पाकिस्तान या इंडो पाक में यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ना ये वेस्ट में पेशेंट है कि वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ तो लोग 3 पीस सूट पहन के, टाई लगा के, स्टोमा बैग लगा होता है, उनको पता नहीं चलता, वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। ये वहाँ कोई स्टिग्मा नहीं है। तो यहाँ ज़रा पेशेंट डरते हैं जब स्टोमा बन जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। वो रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो बैग उतार के उसको वॉश कर सकते हैं, साबुन से साफ़ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, रीअटैच बैग कर सकते हैं। उनकी लाइफ पे कोई रूटीन एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। जी, ये फरमाइएगा सर, स्टोमा हमल और बच्चे की पैदाइश पे भी कोई असर डाल सकता है फीमेल्स में? उसमें डिपेंड करता है कि आपने ऑपरेशन क्या किया है। अगर आपने उसका पेट सेंटर से खोला है तो ज़ाहिर है वो आपने स्टिच किया है, उसको उसकी हीलिंग और स्ट्रेंथ आने में कुछ साल 1.5 साल लग जाता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ आने में। तो उसको तो पेशेंट को कहते हैं अवॉइड करें प्रेगनेंसी। इस वजह स्टोमा की वजह से नहीं, ज़ख्म सेंटर वाले को हील करने के लिए। अगर आपने लेप्रोस्कोपिक स्टोमा किया तो वो उसमें तो सेंट्रल वाला स्कार होता ही नहीं वीक, तो लेप्रोस्कोपिक तो आप डायरेक्ट उसी टारगेट करके बाहर निकालते हैं, उसमें कोई प्रेगनेंसी को ऐसी माने नहीं है। लेकिन जिसमें आपने ओपन सर्जरी की है उसमें एटलीस्ट 1-2 साल का वक्फा होना चाहिए। स्टोमा को हटाने के लिए रिवर्सल सर्जरी, इसका आइडियल टाइम क्या होता है और कैसे की जाती है? ये डिपेंड करता है, नंबर 1 पेशेंट की फिज़ीक कैसी है, पेशेंट के एल्ब्यूमिन लेवल कैसा है। ये नहीं कि पेशेंट अनफिट है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ही बड़ा पुअर है और उसकी एल्ब्यूमिन लेवल बहुत लो है, तो उसको आप रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये भी जोड़ लगाना पड़ता है, जोड़ लगा के अंदर फेंकना होता है, तो जोड़ फिर लीक कर सकते हैं। जब आप श्योर हों कि उसकी हीमोग्लोबिन ठीक है, CBC उसकी ठीक है, उसके लिवर फंक्शन ठीक है, उसके रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन ठीक है, तो पेशेंट फिट है टू रिवर्स, तो तब रिवर्स करते हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन लेवल, प्रोटीन लेवल, क्योंकि हीलिंग जो है ना, जुड़ना उसने एल्ब्यूमिन पे होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक नहीं है तो पहले उसको करेक्ट करें, उसको जल्दी नहीं, जितना लेट रिवर्स करेंगे उतने रिजल्ट अच्छे होंगे। स्टोमा के साथ सर कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं उन्हें गैस की और बू, वहाँ से स्मेल फील होती है, तो उसके लिए वो क्या तदबीर करें सर?
अच्छा, ये डिपेंड करता है कि वो खा क्या रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि खाने पीने में लोग, अगर आप कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर पी रहे हैं, बोतलें पिए जा रहे हैं रोज़ यार खाने के साथ, तो उसकी स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, गैस भी बहुत ज़्यादा पेट में बनेगी। अगर दूसरा डाइट, कुछ ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी, बीन्स हैं, ये गोभी है, ये बहुत स्मेल, अनियन, आपका प्याज, तो ये चीज़ें ऐसी अवॉइड करनी। और पेशेंट खुद भी टाइम के साथ समझ जाता है कि इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा स्मेल आती है, ये मैंने डाइट नहीं लेनी, तो वो अवॉइड करनी। दूसरा, वो उसको पेशेंट की हाइड्रेशन चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। और दूसरा कि हाई फाइबर ज़्यादा नहीं लेने, कई दफ़ा वो ब्लॉकेज हो जाती है फाइबर की वजह से, तो हाई फाइबर डाइट उसकी लेस करनी। और स्टोमा रिवर्स करने से पहले कुछ जो पेशेंट है ना, उनके बैग में डीओडोरेंट ड्रॉप्स होते हैं, वो भी जब स्मेल आप ऐड कर सकते हो, उससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। सर, इसका ज़रा सा बता दीजिएगा कि कौन सा स्टोमा होता है जो रिवर्स किया जाता है और कौन सा स्टोमा होता है जो आप बता रहे थे जिस तरह के परमानेंट या एंड स्टोमा बनते हैं। अच्छा, एंड स्टोमा जो है ना, वो एक ही कंडीशन है जिसमें अगर आप बड़ी आंत की बात करें तो उसमें अगर आपका कैंसर रेक्टम का कैंसर है, लोअर एंड का, जहाँ उसकी पखाने वाली नाली खुलती है, एनल कनाल का है, अगर तो रेक्टम के लोअर थर्ड का है ना, और एनल कनाल जो हाँ एंड हो रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल होता है पखाने का, वो स्फिंक्टर वगैरह इन्वॉल्व हैं जिसको कैंसर ने इन्वॉल्व किया हुआ है और वो स्किन तक नीचे पहुँचा हुआ है, तो फिर वो तो हिस्सा सारा निकालना पड़ता है। वो निकाल के फिर उसकी एंडोकोलास्टमी होती है, वो रिवर्स नहीं होती। ठीक है। अगर नीचे कोई एनल कनाल बच जाए, स्फिंक्टर बच जाए, थोड़ा सा पोर्शन रेक्टम का 2 सेंटीमीटर बच जाए ना, उसे कहते हैं कि लो एंटीरियर रिसेक्शन, वो गन के साथ भी जोड़ लग सकता है, लेकिन नीचे कुछ होना चाहिए। तो यूजुअली कैंसर में वो इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह के बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी है, वो बड़ी आंत सारी भी निकाल दें, तो टेम्परेरी स्टोमा जो है ना, आप छोटी आंत बाहर निकालते हैं, लेकिन आपने पहली सर्जरी में रेक्टम का कुछ पोर्शन नीचे थोड़ा सा छोड़ा होता है, एनल कनाल वैसे ठीक होती है, स्फिंक्टर ठीक होते हैं, तो आप लेटर ऑन आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर तो उसी छोटी आंत को ले जाके उससे नई रेक्टम बना देते हैं, उसका जे-लूब बना दें, डब्ल्यू बना दें, नई रेक्टम बना के तो आप एनल कनाल के साथ अनास्टोमोसिस से जोड़ लगा सकते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा सर, कुछ लोग कहते हैं कि उनका स्टोमा बना हुआ है और नीचे से उनका रेक्टम भी रिमूव हो गया है, तो वो चाहते हैं कि नॉर्मल उनको रूटीन से पखाने वाला रास्ता उनका बहाल कर लिया जाए, क्या वो मुमकिन होता है उन लोगों में? देखें, वो इसलिए मुमकिन नहीं है। आप वहाँ पे नीचे छोटी आंत को ले जाके उस एरिए के साथ कोई वहाँ चीज़, तो अगर एनल कनाल एंड भी निकल गया है, रेक्टम भी वहाँ नहीं है, तो आप जोड़ के साथ किस चीज़ स्किन के साथ लगाएंगे, तो स्किन के साथ फ़र्ज़ करो जोड़ लगा भी देते हैं, तो वो तो सारा दिन लीक करता रहेगा, वो तो मुसीबत में मरीज़ पड़ जाएगा ना उल्टा, वहाँ तो बैग भी नहीं लग सकता। तो इलियोस्टमी तो शुरू में वाटरी सोल्यूशन होता है, वाटरी कंटेंट्स आते हैं, बाद में वो सॉलिड होता जाता है, वो पखाने की तरह कई दफ़ा 24 आवर बाद आते हैं, वो उनको मैनेज करना इजी होता है। तो वहाँ पे आप बटक के साथ बैग कहाँ लगाएंगे, तो वो तो ज़्यादती मरीज़ के साथ हो जाएगी, तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। जी ठीक हो। स्टोमा के मरीज़ों के लिए सर लास्ट में कुछ आप पैगाम देना चाहिए स्पेशली? जी, अच्छा, स्टोमा जो है ना, ये एक लोग इसको स्टिग्मा समझते हैं कि पता नहीं मेरा स्टोमा बन गया तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं। स्टोमा के साथ बहुत से पेशेंट फिर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता, अच्छे भले बाबू बन के वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, नो वन कैन असेस कि इसका कुछ स्टोमा बना हुआ है, और स्मेल भी कोई नहीं आ रही होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेशेंट अडॉप्ट कर जाते हैं, उनको उसको बैग लगाना, उतारना, कई दफ़ा तो वो स्टूल पास ही 24 आवर बाद होता है, तो वो एडजस्ट कर जाते हैं टाइम के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू में प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए स्टोमा केयर टीम्स होती हैं, स्टोमा नर्सेज होती हैं। इनिशियली उसको स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है और पेशेंट को टीच करना होता है कि बैग अपने उतारना कैसे, लगाना कैसे है, वॉश कैसे करना है, और उसी बैग को रीयूज़ कैसे करना है, क्योंकि बैग बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जी, इन्फो फॉर पेशेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और इनका जो चैनल है उसने लोगों को आगाही दी है, और बहुत सारे लोग जो बहुत सारी बीमारियों को मिथ बना के या उससे डरते हैं, तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं कि अपनी बीमारी को कैसे लेके चलना है, और उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा हुआ है, लेकिन उसका रास्ता आपका ठीक होना चाहिए। दम दरूद से ठीक नहीं होगा, जो अल्लाह ने बताया हुआ वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।